हम क्यों कट्टरपंथ है? अगर कोई मुसलमान मारा जाता है और हम उनके लिए आवाज उठाते तो हम कट्टरपंथ हो गए। कोई मस्जिद को तोड़ा जाता है या वक्त बिल का हम विरोध करते तो हम कट्टरपंथ हो गए। इलेक्शन में ये लोग पूछते हैं ओवैसी कौन है, इलेक्शन के बाद कहते हैं ओवैसी ने हरा दिया। मैडम, पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोट कटे हैं, उससे बिल्कुल बीजेपी को फायदा हुआ, मैं इसका इनकार नहीं करूंगा। लेकिन 50 सीटों पर बीजेपी को जिताने में कांग्रेस और सीपीएम का हाथ है और पूरा डेटा मैं आपको दे सकता हूँ। और पश्चिम बंगाल के मुसलमान को ये लोग ठेका देते बीजेपी को रोको, यूपी में मुसलमान को ठेका देते बीजेपी को रोको। अगर आप मंत्री बनाएंगे उसको जिसको एजुकेशन में ज्यादा महारत है, अगर आप मंत्री बनाएंगे उसको जो हेल्थ के बारे में ज्यादा जानता है, तब उत्तर प्रदेश का विकास होगा। वरना ऐसे जातीय राजनीति, मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। देखिए, योगी जी कहते थे बटोगे तो कटोगे, वो हिंदू समाज को एक करने की बात करते हैं। प्रदेश में जाति देख देख कर लोगों को मंत्री बना रहे, तो मोदी जी, तो योगी जी के जो भाषण है बटोगे तो कटोगे, वो अपनी बात में गलत साबित होते हैं। एमआईएम के प्रवक्ता से ये पूछना चाह रहा हूं कि हुमायूं कबीर के साथ जाकर के एमआईएम ने समझौता किया, एमआईएम का स्टैंड अभी क्या है हुमायूं कबीर के बारे में? नफीस जी, जल्दी से आपको भी अब मैं चर्चा में शामिल करती हूँ। बंगाल ने एक बड़ी दिलचस्प चीज दिखाई और उसके बाद उत्तर प्रदेश, आ रही हूं फकरुल जी, आप ही के पास आऊंगी उसके बाद। और बंगाल ने बड़ी दिलचस्प चीज दिखाई और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान। अब पीडीए की लड़ाई में यहां जोर लग रहा है, दूसरा आप आ जाएंगे 20% में वोट काटने के लिए, तो ये आप किसको फायदा देते हुए नजर आएंगे? विपक्ष के साथ हैं या फिर बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, जो आप पर आरोप लगता है? मैडम देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें किसी को भी हिसाब देने की जरूरत नहीं। भारत में लोकतंत्र है, संविधान है। जैसा बीजेपी कांग्रेस भारत की पार्टी है, उसी एमआईएम भी भारत की पार्टी है। जहां हमें दिल करेगा वहां हम लड़ाई लड़ेंगे और विकास की लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक बात मंत्री विस्तार की, देखिए योगी जी कहते थे बटोगे तो कटोगे, वो हिंदू समाज को एक करने की बात करते और हमें भी इस बात से खुशी है, हमें कोई इससे ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जाति देख देख कर लोगों को मंत्री बना रहे, तो मोदी जी, तो योगी जी के जो भाषण है बटोगे तो कटोगे, वो अपनी बात में गलत साबित होते हैं। इस मंत्री विस्तार से जहां पर जाति देख देख कर लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, इससे उत्तर प्रदेश से कोई फायदा नहीं होगा। मैडम, आज उत्तर प्रदेश का हाल ऐसा है कि सिर्फ 2022 में 65,000 से ज्यादा औरतों के साथ क्राइम का रिकॉर्ड सामने आया है। इसी उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड सामने आए हैं। अगर आप मंत्री बनाएंगे उसको जिसको एजुकेशन में ज्यादा महारत है, अगर आप मंत्री बनाएंगे उसको जो हेल्थ के बारे में ज्यादा जानता है, तब उत्तर प्रदेश का विकास होगा। वरना ऐसे जातीय राजनीति, मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन में तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डेवलपमेंट के नाम पर ही आप वोट दीजिए। चाहे किसी समाज का भी नेता हो, किसी समाज का भी मंत्री हो, उससे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो जाएगा जब तक उत्तर प्रदेश का मूलभूत स्ट्रक्चर और बात नहीं करने देते। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा मैडम, आज एमएमआर रेट इतना खतरनाक है, 1 लाख औरत जो प्रेग्नेंट होती है उसमें से 167 औरतें मर जाती है खराब एम्बुलेंस सेवा की वजह से, खराब अस्पताल की वजह से। यूपी का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 1000 बच्चों का जन्म होता है, 67 बच्चे मर जाते हैं। ये चैनल पे बैठ के हम बातें तो कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए ये क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण, संतुलन बैठाना कितना अहम हो जाता है। मुझे तो एक बात पहले ये बताइए, जनता को ये जानने में इंटरेस्ट ज्यादा है, पहले ये बताइए, क्योंकि अखिलेश यादव भी इस पर सोच रहे थे कि एआईएमआईएम को इस बार साथ लाया जाए। बिहार में नहीं हो पाया, उसका क्या नतीजा निकला हमने देखा। तो क्या एआईएमआईएम विपक्ष का साथ दे सकती है इस चुनाव में, अगले चुनाव में? मैडम देखिए, जब जब बात होती है बीजेपी को रोकने की, एमआईएम हमेशा सेक्युलर दलों का साथ देती है। प्राइम एग्जांपल है प्रेसिडेंट इलेक्शन, हमने इंडिया अलायंस का साथ दिया जबकि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा तक नहीं थे। ये भारत के लोग और खास करके मुसलमानों को देखना चाहिए। बिहार में हमने मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा है, बल्कि बिहार में हमने सीमांचल के विकास पर चुनाव लड़ा। पश्चिम बंगाल में एएमआईएम ने मुर्शिदाबाद मालदा के विकास पर चुनाव लड़ा। ये पब्लिक के ऊपर है। बिहार की जनता ने, किशनगंज की जनता ने और सीमांचल के लोगों ने हम पर विश्वास किया, हमारे 5 एमएलए को कामयाब किया। पश्चिम बंगाल के लोगों ने विश्वास नहीं करके टीएमसी को वोट दिया। नहीं तो दरवाजे खुले हुए हैं ना, यानी आप ये कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं। अगर आपको आमंत्रण आता है विपक्ष की तरफ से तो आप जाएंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। देखिए मैडम, इन सब बातों से तो यूपी का विकास नहीं हो सकता है ना। ये तो पर्सनल पार्टी का एक अपना विचार है, वो हमें लेना चाहे ना लेना चाहिए। अगर अखिलेश यादव को लगता है कि बिहार में इंडिया अलायंस का हिस्सा ना बनाने से एमआईएम को और बिहार को और इंडिया अलायंस को नुकसान हुआ है, बखूबी वो इस बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो हमारे प्रेसिडेंट है शौकत साहब, वो उनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात तो मैं उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एमआईएम का सीधा सीधा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश का विकास, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रोजगार का। इसके अलावा हम किसी मुद्दे पर नहीं बढ़ते। तो फकरुल जी, मैं जरा फकरुल जी से जान लूं, फकरुल जी क्या इस बार एमआईएम को साथ लाया जाएगा या बिहार ने कुछ सिखाया है? आशा जी, धर्म की राजनीति करने वाला दल कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या एआईएमआईएम,
समाजवादी पार्टी की स्पष्ट विचारधारा है कि धर्म की राजनीति इसी करने घमंड में आप लोग बर्बाद है गए। आप लोग यूपी में भी जाने वाले हैं। एक बार तेजस्वी यादव को फोन कीजिए सर। और नहीं, रुक जाइए नफीस जी, रुकिए ना। मैंने ये क्यों सवाल पूछा मैं अभी बताती हूँ। राजीव मेरे साथ बैठे हुए हैं। की राजनीति करता है, धर्म की राजनीति करने वाले किसी भी दल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लगते हैं नफीस जी, ये जल्दी से नफीस जी अब बोलिए प्लीज। बुरा मान जा रही है। चलिए खैर नफीस जी। हाँ, के लिए तमाम विपक्षी नेताओं के एक मंच में आना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन इंडिया अलायंस में इतना घमंड है कि ये लोग एक साथ नहीं आते। उदाहरण के तौर पर मैं बिहार को दूंगा। बिहार में तेजस्वी यादव ने एमआईएम से अलायंस न किया, ये तो अलग बात है। ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट नेता बताया और आज बिहार की जनता ने उनको विपक्ष बनाने के लायक नहीं छोड़ा। सेम भाषा का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं कि हम कट्टरपंथ है। हम क्यों कट्टरपंथ है? अगर कोई मुसलमान मारा जाता है और हम उनके लिए आवाज उठाते तो हम कट्टरपंथ हो गए। कोई मस्जिद को तोड़ा जाता है या वक्फ बिल का हम विरोध करते तो हम कट्टरपंथ हो गए। मैडम, पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोट कटे हैं, उससे बिल्कुल बीजेपी को फायदा हुआ, मैं इसका इनकार नहीं करूंगा। लेकिन 50 सीटों पर बीजेपी को जिताने में कांग्रेस और सीपीएम का हाथ है और पूरा डेटा मैं आपको दे सकता हूं। ये लोग तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए वहां गए थे। ना इन्होंने टीएमसी से अलायंस किया, ना सीपीएम से अलायंस किया। सब सेक्युलर दल अलग अलग लड़ रहा था। और पश्चिम बंगाल के मुसलमान को ये लोग ठेका देते बीजेपी को रोको, यूपी में मुसलमान को ठेका देते बीजेपी को रोको। क्या आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं? असम में कांग्रेस ने एआईयूडीएफ से अलायंस नहीं किया, क्यों? अगर आपका मकसद बीजेपी को रोकना है तो आप अलायंस करके चलिए ना। इलेक्शन से पहले आप लोग आपस में लड़ते हैं और जैसे ममता बनर्जी हार के बोल रहे हमें अलायंस की जरूरत है। ये सही बात है, बीजेपी को फायदा विपक्षी दलों के फूट की वजह से हो रही है और हारने के बावजूद भी, मार खाने के बावजूद भी इनका रवैया बदलता ही नहीं है। अच्छा रुकिए, आपसे राजीव जी भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। एक सेकंड राजीव। इलेक्शन में ये लोग पूछते हैं ओवैसी कौन है, इलेक्शन के बाद कहते हैं ओवैसी ने हरा दिया। ये कौन सा जुमलाबाजी है आपकी? इसीलिए आपका नुकसान होता है। तो इनके अंदर स्मार्ट वर्क नहीं है। ये लोग स्मार्टली लोगों को लेकर नहीं चलते हैं। फिर भी जब जब बात आती है इंडिया अलायंस का समर्थन करने की, एमआईएम कर देती है और देश की जनता धीरे धीरे जाग रही है। और जल्दी से राजीव, उसके बाद फकरुल जी बोलिएगा। जल्दी से राजीव। मैं एमआईएम के प्रवक्ता से ये पूछना चाह रहा हूं कि हुमायूं कबीर के साथ जाकर के एमआईएम ने समझौता किया कि बंगाल का चुनाव दोनों साथ लड़ेंगे। हुमायूं कबीर का एक स्टिंग ऑपरेशन आया सामने जिसमें कथित तौर पर ये आरोप लगाया गया कि वो बीजेपी के साथ मिली भगत जो भी है, और वो स्टिंग ऑपरेशन आने के तुरंत ही बाद एमआईएम ने हाथ छोड़ा के भाग गए। वो हुमायूं कबीर का बोले नहीं नहीं इनके साथ हमको लड़ना ही नहीं है। और हुमायूं कबीर 2-2 सीटों से चुनाव लड़ गए और बहुत सारी सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने अच्छा वोट ऐसा लिया है, नई पार्टी थी उनकी। तो एमआईएम का स्टैंड अभी क्या है हुमायूं कबीर के बारे में? मैडम देखिए, सर देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हुमायूं कबीर जी ने जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी उस टाइम तक हमारा उनसे कोई अलायंस का बात नहीं था। लेकिन मुर्शिदाबाद के अच्छे खासे मुसलमान उनके साथ खड़े हुए थे और हमारा एमआईएम का जो संगठन है मुर्शिदाबाद और मालदा में ज्यादा सक्रिय था, मुसलमानों का वोट का बिखराव ना हो, इसीलिए हमने उनसे अलायंस किया था। लेकिन जैसे ही खबर आई कि उनकी वीडियो लीक हो गई है और जब तक वीडियो की पुष्टि नहीं हो जाती, वीडियो का जांच नहीं हो जाता, हमने हुमायूं कबीर से अपना अलायंस खत्म कर दिया। जब तक ये बात क्लियर ना हो जाए कि हुमायूं कबीर का कोई भी कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, तब तक उनसे अलायंस नहीं होगा। लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई, इसीलिए हम हुमायूं कबीर से अलग है। और ऐसी कोई भी पार्टी जिसका कनेक्शन बीजेपी से, अरे तब भी तो दोनों सीटों से वो चुनाव जीत गए। चुनाव तो जीत गया हुमायूं कबीर। हम सम्मान करते हैं सर, चाहे बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते या हुमायूं कबीर जीते। अगर जनता किसी को वोट करती है, हम जनता का सम्मान करते हैं। हम रोने की आदत एमआईएम के अंदर नहीं है। जनता ने पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी को जिताया, हम सम्मान करेंगे। ठीक है, आप ईवीएम चिल्लाते रहिए, पर हकीकत में सबने अलग अलग चुनाव लड़ा है, इसीलिए बीजेपी को फायदा हुआ है। विपक्ष की एकता कमी की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ है। हुमायूं कबीर अगर 2 सीट जीते तो वहां की जनता का हमें सम्मान करना पड़ेगा। इसमें हम कौन है इस पर क्रिटिसाइज करने वाले? और हम हारे, हम अपनी हार को भी स्वीकार करते हैं, अपने संगठन को और बेहतर करेंगे, लोगों के पास मुद्दे की राजनीति लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब फकरुल जी अब प्लीज बोलिए। वो तमाम सवाल भी उन्होंने उठाए, वो आते हैं, आप लोग हाथ छिटका देते हैं, लेकिन फिर नुकसान आप ही को होता है।